हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेंटर पर। और आज मैं आया हूँ हिस्ट्री के एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तुगलक वंश का इतिहास। देखिए, आइए हम शुरू करते हैं तुगलक वंश का इतिहास। देखिए, तुगलक वंश में जो संस्थापक था, यानी जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी, उसका नाम है ग्यासुद्दीन तुगलक। तो देखो, ग्यासुद्दीन तुगलक का जो समय है वो 1320 से लेकर 1325 तक है। ग्यासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान हुआ है जिसने तुगलक वंश की स्थापना की, यानी ये तुगलक वंश का संस्थापक है। ठीक है, तो उसके बाद बच्चों, ग्यासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? अगर ग्यासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम पूछा जाए तो देखिए, ग्यासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम था गाजी मलिक। तो इसका वास्तविक नाम था गाजी मलिक। ठीक है। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सल्तनत काल में वो पहला सुल्तान कौन था जिसने नहरों का निर्माण कार्य शुरू कराया, तो वो था ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक सल्तनत काल में एक ऐसा पहला सुल्तान हुआ है जिसने नहरों का निर्माण कार्य शुरू कराया था, यानी पहला शासक था जिसने नहरें बनवाई थी। ठीक है। अब देखिए, हजरत निजामुद्दीन औलिया इनके समय के थे और उनसे इसके अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। यानी हजरत निजामुद्दीन औलिया से ग्यासुद्दीन तुगलक के रिलेशन अच्छे नहीं थे। तो ग्यासुद्दीन तुगलक जब बंगाल जीत कर आ रहा था तो उसने दिल्ली में ये मैसेज भेजा कि हजरत निजामुद्दीन औलिया मेरे दिल्ली आने तक दिल्ली को छोड़ दे। तो ये मैसेज हजरत निजामुद्दीन को औलिया को मिला और औलिया ने उसके प्रत्युत्तर में कहा कि अभी दिल्ली दूर है। मतलब ग्यासुद्दीन तुगलक के लिए अभी दिल्ली दूर है, हनूज दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है। ये निजामुद्दीन औलिया ने उसके उत्तर में कहा। जो मैसेज हजरत निजामुद्दीन औलिया को मिला, उसके उत्तर में हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा अभी दिल्ली दूर है। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अभी दिल्ली दूर है, हनूज दिल्ली दूरस्थ किसके संदर्भ में कहा था? तो वो ग्यासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में कहा था, क्योंकि उससे उसके अच्छे रिलेशन नहीं थे। ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के तुगलकाबाद में मृत्यु हुई। तो क्योंकि हजरत निजामुद्दीन औलिया ने ग्यासुद्दीन तुगलक को कहा कि तुम्हारे लिए अभी दिल्ली दूर है, तुम दिल्ली आ तो जाओ। ठीक है। लेकिन जैसे ही हजरत निजामुद्दीन जैसे ही ग्यासुद्दीन तुगलक दिल्ली पहुंचा तो तुगलकाबाद में उसके स्वागत के लिए एक पंडाल बना हुआ था अफगानपुर गांव में। तुगलकाबाद के अफगानपुर गांव में एक पंडाल बना हुआ था और उस पंडाल के ढह जाने से उसमें आग लग गई और उसके ढह जाने से उसमें दबकर ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। और ऐसे ग्यासुद्दीन तुगलक का देहांत हो गया। और उसके बाद जो नेक्स्ट सुल्तान बना मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम MBT के नाम से जानते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म में मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। तो भाई, मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधियों की बात करें, यानी मोहम्मद बिन तुगलक अब सुल्तान बनता है और उसका जो समय है वो है 1325 से लेकर 1351 तक। यानी 1325 से लेकर 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन किया। उसकी अगर हम उपाधियों की बात करें तो उसकी उपाधियों में उसे पागल कहा जाता है, रक्त पिपासु कहते हैं और राक्षस कहते हैं। अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि किसे पागल, रक्त पिपासु और राक्षस कहा जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। ये पागल का टाइटल उसे किसने दिया, यानी पागल की उपाधि किसने दी? तो पागल की उपाधि दी थी एल्फिस्टन ने, यानी विदेशी इतिहासकार उसे पागल कहते हैं। और कुछ भारतीय इतिहासकार है, जो भारतीय इतिहासकार है उसे वैज्ञानिक सोच का सुल्तान कहते हैं, यानी जिसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो, ऐसा सुल्तान कहते हैं। देखिए, इसके पागल कहने के पीछे अपने लॉजिक हैं। तो जैसे इसे पागल इसलिए कहा विदेशियों ने क्योंकि उसने कुछ योजनाएं बनाई और वो योजनाएं एक एक करके विफल हुई। उसके कारण कुछ रहे थे, आगे हम उसको पढ़ते हैं भाई कैसे कैसे वो योजनाएं विफल हुई, कौन कौन सी योजनाएं इसने बनाई। तो देखिए, भारतीय इतिहासकार का एक ऐसा वर्ग है जो विदेशी इतिहासकार तो इसे पागल कहते हैं, लेकिन भारतीय इतिहासकारों का एक ऐसा वर्ग है जो इसे बौद्धिक गुणों से परिपूर्ण कहता है। यानी ये उनका मानना ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक एक वैज्ञानिक सोच का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का और बौद्धिक गुणों से परिपूर्ण सुल्तान था। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था, यानी उसका वास्तविक नाम क्या था?
तो मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था जोना खां, जोना खां था। और मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक था जो उदार था धार्मिक रूप से, यानी धार्मिक रूप से वो उदार था, सेकुलर था, और उसके लिए वो हिंदुओं के पर्व होली के पर्व में भी भाग लेता था, यानी होली खेलता था। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जो होली के पर्व में, होली के उत्सव में भाग लेता था, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और मोहम्मद बिन तुगलक से ये आता है कि इसके समय में इब्न बतूता भारत आया था। तो इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो वो अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था, और मोरक्को से भारत आया था। तो वो मोरक्को निवासी इसके समय में भारत आया। कब आया? तो 1333 में आया था, और सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी बनाया था। यानी क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था, तो इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, 1333 में आया था। कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी अपॉइंट किया था, उसको वहाँ का नियुक्त किया था। ठीक है, फिर इब्न बतूता के ने एक भारत में रहकर भारत में अपना यात्रा वृत्तांत लिखा, यानी अपनी यात्रा का वृत्तांत लिखता है, और उस किताब का नाम है रेहला। यानी क्वेश्चन आएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो रेहला नाम की पुस्तक मोहम्मद बिन तुगलक ने लिखी थी। ठीक है, तो यानी उसके यात्रा वृत्तांत बताइए मोहम्मद बिन इब्न बतूता का। तो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत का नाम है रेहला, यानी उसने रेहला नाम की पुस्तक लिखी थी। किसने? इब्न बतूता ने लिखी थी। ठीक है, अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आता है कि उसने जो कृषि सुधारों के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम था दीवाने अमीर कोही। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि दीवाने अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मोहम्मद बिन तुगलक से होता है कि इसके समय में दक्षिण भारत में सबसे अधिक विद्रोह हुए, यानी कौन सा ऐसा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसके समय में एक एक करके दक्षिण भारत के राज्य स्वतंत्र हो गए और सबसे अधिक विद्रोह उसके टाइम में हुए? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक, यानी एमबीटी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सबसे अधिक दक्षिण भारत में विद्रोह हुए थे, और उसका डिपार्टमेंट बनाया था दीवाने अमीर कोही, जो कि एक नया डिपार्टमेंट था। ठीक है, तो बच्चों अब हम एक एक करके मोहम्मद बिन तुगलक के योजनाओं के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि वो 5 योजनाएं थी जो एक एक कर कर विफल हुई, और जिसके कारण से उसका विदेशी इतिहासकार उसे पागल कहते हैं। तो देखिए हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर उसे पढ़ने से पहले कि ये बात रह गई है कि मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण भारत के एक एक राज्य स्वतंत्र हो गए, यानी वहाँ पर विद्रोह हुए, और विद्रोह करके विद्रोहियों ने एक एक राज्य को स्वतंत्र करा लिया, और दिल्ली सल्तनत के हाथों से वो निकल गए, उनके नियंत्रण से वो निकल गए। तो इसी में एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य बना जो कि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, विजयनगर की स्थापना किसने की थी, यानी विजयनगर की नींव किसने डाली थी? तो देखो विजयनगर की, पहले विजयनगर जो था, विजयनगर है कहाँ पर? तो जी विजयनगर है कर्नाटक में। और विजयनगर को आज हम किस रूप में जानते हैं? तो वो आज हम जानते हैं हम्पी के नाम से, हम्पी। तो आप हम्पी ही विजयनगर है, वो दक्षिणी कर्नाटक का क्षेत्र है, और उस राज्य की स्थापना की थी। पहले ये विजयनगर दिल्ली सल्तनत का हिस्सा होता था, और बाद में 1336 में, यानी ये समय किसका हुआ? तो सर ये समय हुआ मोहम्मद बिन तुगलक का। इसी समय पर हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने संगम वंश की नींव डाली। विजयनगर में संगम वंश की नींव किसने डाली थी? तो संगम वंश की नींव डाली थी हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने। तो ये आप याद कर लेना कि बताइए 1336 में विजयनगर में संगम वंश की नींव किसने डाली थी, जो पहले सल्तनत काल का, सल्तनत का ही हिस्सा होता था दिल्ली की, और वो स्वतंत्र हो गया था। तो वो हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने डाली थी। उसके बाद बच्चों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई, तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई 1351 में। कब? जब वह थट्टा के विद्रोह, थट्टा मालनी जगह के नाम है, उत्तर पश्चिम भारत में सिंध में थट्टा का विद्रोह हुआ था, और उस विद्रोह को दमन करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक गया हुआ था। तो उसी समय पर उसका देहांत हो गया था। तो बताइए मोहम्मद बिन तुगलक का देहांत कब हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का देहांत हुआ था 1351 में, थट्टा के विद्रोह को दबाते समय। ठीक है, अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को उसकी किन योजनाओं के लिए याद किया जाता है, स्मरण किया जाता है। भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो।
कौन कौन सी योजनाएं हैं, तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक की विफल योजनाएं, जिसके लिए उसे पागल नाम पड़ा, उसे पागल बादशाह, पागल सुल्तान कहा जाता है, और ये पागल नाम दिया है अल्फिस्टन ने, विदेशी इतिहासकारों ने। तो मोहम्मद बिन तुगलक की विफल योजनाएं, बच्चों पहली योजना, अगर योजनाओं को याद करना हो तो आप ऐसे याद कर लेना, 2 रस खा, ऐसे आपको याद हो सकती हैं ये योजनाएं। देखिए कैसे इसकी ट्रिक है याद करने की। 2 रस खा, तो 2 से क्या हो जाएगा, देखिए 2 से हो जाएगा 2 आब में कर वृद्धि, ठीक है। फिर 2 से हो जाएगा 2 आब में कर वृद्धि, रा से हो जाएगा राजधानी परिवर्तन, सा से हो जाएगा सांकेतिक मुद्रा, और खा से हो जाएगा खुरासान अभियान। यानी 2 रस खा, ऐसे ट्रिक हो जाएगी, आप इसे याद कर सकते हो। तो इसमें से पहले 2 है, तो 2 से 2 आब में कर वृद्धि। देखिए 2 आब को समझते हैं पहले, 2 आब क्या होती है। तो देखो 2 आब थी, एक नदी है यमुना और एक नदी है गंगा, इसके बीच के क्षेत्र को 2 आब कहते हैं। गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र बड़ा उपजाऊ था, यहाँ पर कृषि का उत्पादन सबसे अच्छा था, और इस क्षेत्र को हम कहते थे 2 आब। देखिए देश में बच्चों आज भी प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम चलता है। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का मतलब होता है प्रगतिशील कर ढांचा। भाई प्रगतिशील कर ढांचा आज भी प्रोग्रेसिव कर सिस्टम, टैक्स सिस्टम आज भी इंडिया में लागू है। यानी प्रगतिशील कर ढांचा आज भी भारत में फॉलो किया जाता है। कैसे भाई, जो टैक्स देने में सक्षम लोग होते हैं उनसे अधिक टैक्स लिया जाता है। जो टैक्स देने में लोग कैपेबल नहीं होते, तो आपको पता है 2.5 लाख तक और 3 लाख तक तो छूट होती है ना, टैक्स नील होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि भाई आज भी भारत में जो ज़्यादा देगा, जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा होगी उस पर उतना ही टैक्स इम्पोज किया जाता है। भारत में आज भी इसको फॉलो किया जाता है, और विदेशों में भी ऐसे ही फॉलो किया जाता है, जितनी ज़्यादा इनकम उतना अधिक टैक्स। तो मोहम्मद बिन तुगलक क्योंकि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का व्यक्ति था, उसकी सोच वैज्ञानिक थी, तो उसने भी यही सोचा कि मैं अपने राज्य में जो लोग उपजाऊ भूमि को बोते हैं उनसे, क्योंकि वो अधिक टैक्स देने में सक्षम है, क्यों ना मैं उनसे अधिक टैक्स ले लूँ। तो इसलिए इसकी योजना थी, गंगा और जमुना के बीच का जो क्षेत्र था बड़ा उपजाऊ था, तो उसने इनमें इस क्षेत्र में इस क्षेत्र को बोलते थे 2 आब। 2 आब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच की भूमि। तो 2 नदियों के बीच की भूमि बड़ा उपजाऊ क्षेत्र था, तो उसने इसमें टैक्स में वृद्धि कर दी। टैक्स में कितनी वृद्धि कर दी भाई, पहले थी 5% और उसने थोड़ा सा बढ़ा दिया इसको, कितना कर दिया 10%। तो ये टैक्स में वृद्धि हो गई। लेकिन दुर्भाग्यवश उस साल एक दुर्घटना ये घटी कि भाई जब टैक्स बढ़ा तो उस साल में इस क्षेत्र में अकाल पड़ गया या सूखा पड़ गया। तो ये तो किसी के हाथ में नहीं था, ये तो प्राकृतिक था। तो वास्तव में जो लोग थे, वो जो किसान थे, वो उस टैक्स को, बढ़ी हुई टैक्स की दर पर लगान देने के लिए सक्षम नहीं थे, और वो उस टैक्स को नहीं दे सकते थे। ऐसे में लेकिन सुल्तान ने लोगों से अधिक जबरदस्ती टैक्स वसूलने का आदेश दे दिया, जिसमें किसानों ने विद्रोह किया और जबरदस्ती टैक्स को वसूला गया। लेकिन जब सुल्तान को इस के बारे में पता चला कि वास्तव में जो लोग हैं, कृषक है, वो टैक्स देने में सक्षम नहीं है, तो उसने अपने आदेश को वापस ले लिया और कृषकों की सहायता की। तो इस तरह से उसने उसको लगा कि भाई वास्तव में जेन्युइन प्रॉब्लम है कृषकों की, तो उसने उनकी उल्टी सहायता की। तो ये योजना जो 2 आब में कर वृद्धि की थी, और सुल्तान की ये योजना विफल रही, और तो इसलिए ये योजना विफल हो जाती है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों। फिर दूसरी योजना थी मोहम्मद बिन तुगलक की, वो थी राजधानी का परिवर्तन। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 में राजधानी को परिवर्तन किया। राजधानी परिवर्तन को समझने के लिए आपको समझना होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को कहां पर शिफ्ट कर लिया था। देखिए भाई, पहले दिल्ली सल्तनत की पहले जो राजधानी थी वो दिल्ली चली आ रही थी, आपको पता ही है, ये दिल्ली मान लो, तो यहाँ दिल्ली थी, लेकिन वो अपनी राजधानी को ले गया था देवगिरी। भाई दिल्ली से ये देवगिरी ले गया था, तो देवगिरी का नाम उसने लेकिन चेंज कर लिया था। देवगिरी का नाम उसने चेंज कर रखा था क्या, दौलताबाद। अब ये दौलताबाद देवगिरी है कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बताओ मोहम्मद बिन तुगलक ने
अपनी दिल्ली से राजधानी कहाँ शिफ्ट की? देखिए दिल्ली ये है और ये महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में ले गया था वो। तो अपनी राजधानी को उसने शिफ्ट किया था दिल्ली से देवगिरी, और देवगिरी का नाम उसने रखा था दौलताबाद। और दौलताबाद जो नाम रखा वो, और ये महाराष्ट्र में है देवगिरी, तो वहाँ पर उसने राजधानी को शिफ्ट किया था। कब किया था शिफ्ट? तो वो किया था 1327 में शिफ्ट किया था। तो भाई उसने राजधानी परिवर्तन के पीछे उसका क्या उद्देश्य रहा था, अब इसको जानते हैं। तो देखिए राजधानी परिवर्तन के पीछे मोहम्मद बिन तुगलक का क्या उद्देश्य था। देखिए पहला उद्देश्य ये मानते हैं, बर्नी एक इतिहासकार हुए हैं, उनका मानना है कि देवगिरी साम्राज्य के केंद्र में थी, देवगिरी साम्राज्य के केंद्र में थी, और केंद्र में थी। तो उसका ये मानना है कि केंद्र में होने के कारण से केंद्र में थी, तो इसलिए उसने उसको शिफ्ट किया था। बर्नी ये भी कहता है कि दिल्ली में मंगोल आक्रमण का खतरा था, इसलिए भी उसने शिफ्ट किया। दिल्ली में मंगोल आक्रमण का खतरा था, मंगोल आक्रमण का खतरा था, इसलिए उसने राजधानी को शिफ्ट किया। दूसरा एक इब्न बतूता का मानना है कि दिल्ली के लोग सुल्तान को असम्मानपूर्ण पत्र लिखते थे, पत्र लिखते थे, उसका मानना ये है। तो इसलिए उन्हें दंड देने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के लोगों को, प्रजा को दंड देने के लिए जो उसे असम्मानपूर्ण पत्र लिखते थे, उनको दंडित करने के लिए उसने राजधानी परिवर्तन किया, ये मानना है इब्न बतूता का। ख्वाजा मेहंदी हुसैनी, उनका ये मानना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत में इस्लाम का प्रचार करने के लिए राजधानी परिवर्तन किया। तो ये अलग अलग व्यू है सबके, और हम अब देखते हैं कि वास्तव में बात क्या थी। देखिए बर्नी ये कहता है कि देवगिरी जो थी वो उसके साम्राज्य के बिल्कुल केंद्र में थी, इसलिए उसने राजधानी परिवर्तन किया। और दिल्ली जो है मंगोल के आक्रमणों से असुरक्षित थी, इसके लिए वो देवगिरी चला गया। देखिए देवगिरी जो बर्नी की बात है वो हमें अतार्किक लगती है, वो हमें हजम नहीं होती, क्योंकि अगर सही बात देखी जाए तो शायद हमें लगता है कि जो बर्नी है, बर्नी को भारत के भूगोल की सही ज्ञान नहीं है, वो भारतीय भूगोल से परिचित नहीं था। अगर परिचित होता तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल देवगिरी पूरे साम्राज्य के बिल्कुल केंद्र में थी, ऐसा नहीं था। और जहाँ तक बात है दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण की, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासक बनने से पहले ही दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण बंद हो चुके थे। तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई दिल्ली को राजधानी शिफ्ट करने के पीछे उसका उद्देश्य देवगिरी के केंद्र में होना था, इसलिए उसने ऐसा किया। तो ये बढ़ने की बात हमें तार्किक नहीं लगती है। दूसरी बात है इब्न बतूता की। तो भाई इब्न बतूता ये कहता है कि दिल्ली के लोग सुल्तान को असम्मानपूर्ण पत्र लिखते थे और उन्हें दंडित करने के लिए सुल्तान ने ऐसा किया। तो ये बात भी हजम नहीं होती है और ये बात भी अतार्किक है, उसकी बात में दम नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो दिल्ली के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे उस समय पर कि जो पत्र लिखते थे। दूसरा, अगर सुल्तान उनको वास्तव में दंडित करना चाहता तो जब राजधानी शिफ्ट हो रही थी, यानी जब राजधानी दिल्ली से जिस समय पर राजधानी दिल्ली से देवगिरी जा रही थी, उस समय पर सुल्तान ने बहुत सारे रास्ते में सराय बनवाई, लोगों को ठहरने के लिए, आराम करने के लिए आश्रय दिया और हर तरह से संभव सहायता की। तो हमें नहीं लगता कि अगर सुल्तान उनको दंडित करना चाहता तो वो इस तरह से उनकी रास्ते में सराय बनवाता, ठहरने के, विश्राम करने के विश्रामालय बनाता, तो हमें नहीं लगता। हाँ, ख्वाजा मेहंदी हुसैनी की बात, जो भारत में इस्लाम का प्रचार करना चाहते थे और दक्षिण भारत में इस्लाम संस्कृति का केंद्र बनाने चाहते थे, ये बात हजम जरूर होती है। ठीक है, देखिए कारण कुछ भी रहा हो, भाई राजधानी परिवर्तन हुई थी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए
किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट कर ली थी, उसका नाम दौलताबाद रखकर महाराष्ट्र में, तो उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, यानी उसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसके पीछे ये मैंने कहा ना ये सब योजनाएं विफल होती गई। तो देखो कैसे भाई, देवगिरी जो थी कैपिटल थी, और ये भारत का मैंने मैप बनाया, देखिए ऐसे। तो भाई उसके बाद देखिए देवगिरी अगर यहाँ पर है तो देवगिरी, यहाँ पर देवगिरी है, तो उसके बाद मैंने कहा कि ये योजना विफल रही। क्यों? क्योंकि एक तो जो दिल्ली के लोग थे, वो दिल्ली के लोग भारत, दिल्ली की शान शौकत को भी नहीं भूल पाए थे। उनके व्यवहार में, उनकी संस्कृति में दिल्ली बसी हुई थी और उन्हें दिल्ली की याद आती थी। दूसरा ये हुआ कि एक बार माबर के विद्रोह को दबाने के लिए, माबर के विद्रोह को दबाने के लिए 1335 में माबर के विद्रोह को दबाने के लिए सुल्तान देवगिरी से दक्षिण भारत में चला गया। और वहाँ पर उस समय पर एक तो महामारी की अफवाह फैल गई और सुल्तान की मृत्यु की अफवाह भी फैल गई। और ये कहा गया भाई उसके कारण से क्या हुआ कि धीरे धीरे और जब दक्षिण के राज्यों में भी विद्रोह हुआ, और विद्रोह होकर उन्होंने अपने आप को दिल्ली सल्तनत से अलग करके एक स्वतंत्र राज्य बना लिया। और इस प्रकार ये हुआ कि जब ये सारा दक्षिण भारत सुल्तान के हाथ से निकल गया, तो उस समय पर अब देवगिरी को राजधानी रहने का कोई औचित्य ही नहीं बनता था। मान लो जब जिसके लिए उसने राजधानी शिफ्ट की थी, और वो सारा क्षेत्र क्या है, उसके सारा क्षेत्र उसके सुल्तान के हाथों से निकल गया, तो उसके बाद अब दिल्ली, अब देवगिरी राजधानी रहे, इसका कोई औचित्य ही नहीं था। तो इसलिए उसे फिर अपने यानी मोहम्मद बिन तुगलक को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, और उसने फिर लोगों को छूट दे दी कि अगर कोई दिल्ली शिफ्ट होना चाहता है तो वो शिफ्ट हो सकता है। और ऐसे करके उसकी ये राजधानी परिवर्तन का जो प्रयोग था ये भी विफल रहा। और फिर 1337 में लोग को वापस राजधानी देवगिरी से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई, यानी फिर वापस उसे अपना फैसला बदलना पड़ा। तो बच्चों आपने देखा कि किस प्रकार उसकी दो योजनाएं, चाहे वो दो आब में कर वृद्धि की हो या फिर राजधानी परिवर्तन की हो, एक एक करके विफल हुई। कारण कुछ भी रहे हो तो लास्ट में हम निष्कर्ष के रूप में बताएंगे कि क्या हुआ, कि वो पागल है या फिर वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का व्यक्ति है, उसकी मानसिकता क्या है। तो देखिए सांकेतिक मुद्रा की बात है। जहाँ तक हम बात करते हैं सांकेतिक मुद्रा की, तो सांकेतिक मुद्रा किस सुल्तान ने चलाई थी, अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर भी होगा मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए सांकेतिक मुद्रा क्या होती है। सांकेतिक मुद्रा का अर्थ था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने व चांदी के बहुमूल्य धातुओं के सिक्कों के स्थान पर कांसे के और चमड़े के सिक्के चलाए। यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए सोने और चांदी के स्थान पर कांसे के और चमड़े के सिक्के किसने चलाए थे, तो सोने और चांदी के स्थान पर चमड़े के सिक्के चलाने का श्रेय जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। तो ऐसा क्यों किया था? तो भाई इसलिए ऐसा किया था कि वो समय है जो 14वीं शताब्दी का, ये वो समय है जब बहुमूल्य धातुओं की कमी थी पूरे विश्व में, और सुल्तान के पास में एक बड़ी सेना थी। तो बड़ी सेना होने के कारण से भाई बड़ी सेना को नगद में वेतन देना था, तो उनका वेतन जाना था, और वेतन अगर देना था तो इतना बड़ा जो सरकारी खजाने में उतनी बहुमूल्य धातुएं नहीं थी, यह सोना और चांदी। और सुल्तान ये चाहता था कि उन बहुमूल्य धातुओं को वो अपने खजाने में संरक्षित रखे, उनके स्थान पर एक प्रतीकात्मक मुद्रा चला दे, यानी प्रतीकात्मक मुद्रा का चलन करें, जिससे कि वो लोगों में विनिमय का साधन हो, यानी वो लोग उसमें अपना व्यापार कर सके, उससे लेन देन में प्रयोग कर सके, ऐसी मुद्राएं चलन। आज भी भारत में ऐसी मुद्रा प्रचलन में है, क्योंकि आज कागज की मुद्रा है, उस पर 2000 नोट का नोट लिखा हुआ है और उससे उसकी वैल्यू है 2000। ठीक है, तो ये जो प्रतीकात्मक मुद्रा और सांकेतिक मुद्रा कोई नई बात नहीं थी। इससे पहले भी भाई अगर हम पूरे विश्व में बात की जाए कि भाई उससे पहले सांकेतिक मुद्रा कब चली, तो 1260 में मंगोल शासक कुबलई खान ने ये सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी। कुबलई खान, तो उसने की थी। फिर 1294 में ईरान के शासक काई कातू ने भी
इस मुद्रा को प्रचलित किया था, काई कातू। यानी कोई नई बात नहीं थी, उससे पहले भी ऐसे शासक सांकेतिक मुद्रा को प्रचलित कर चुके थे, यानी उससे पहले भी ये चलन में रहती थी। तो उसका भी ये उद्देश्य था कि भाई सोना खजाना जो है, सोना चांदी वो मेरे राजकोष में रहे और बाकी लोग लेने देने में, लेन देन करने में कांसे और चमड़े के सिक्कों को यूज कर ले। लेकिन उस समय पर क्या था कि टकसालों पर सरकारी नियंत्रण नहीं था, और टकसालों पर सरकारी नियंत्रण ना होने के कारण से नकली सिक्के घरों में नकली सिक्के ढाले गए और लोगों ने बाजार में नकली सिक्कों की भरमार हो गई और लोगों ने चमड़े के और तांबे के सिक्के घरों पर ही डालना शुरू कर दिए, क्योंकि टकसाल में उस समय कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे कि नकली सिक्कों पर अंकुश लगाया जा सके, और सरकार का भी नियंत्रण टकसालों पे नहीं था। जब सुल्तान को पता लगा कि पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, लोगों ने इन सिक्कों को लेना बंद कर दिया है, तो सुल्तान ने लोगों की प्रॉब्लम को जानते हुए उन्होंने ये घोषणा की कि सभी जितने भी लोग हैं वो सिक्के, चमड़े के और तांबे के सिक्के लेकर आए और मैं उन्हें अपने खजाने से चांदी के और सोने के सिक्के दूंगा, क्योंकि सरकार उन्हें चेंज करना चाहती है और सरकार अंकुश लगा देना चाहती है इस मुद्रा पर, क्योंकि सोने और कांसे और चमड़े की सिक्के का जो प्रयोग था वो सुल्तान का विफल रहा, क्योंकि नकली सिक्कों की भरमार हो गई। किसी ने किसी से बिजनेस करने में उनको लेना बंद कर दिया लोगों ने कहा कि ये तो नकली है, ये तो हमारे पास भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, आप हमारे से ले लो इनको। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था संकट में आ गई, और जब सुल्तान को वास्तव में लोगों की प्रॉब्लम्स का पता लगा तो सुल्तान ने उन लोगों की सहायता की और उनके जितने भी लोगों के पास सिक्के हैं वो लेकर आए और सरकारी धन से, यानी सरकारी सोने और चांदी के से उन सिक्कों को बदल ले, ऐसा भी सुल्तान ने किया। तो आपने देखा कि एक के बाद एक मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं विफल होती गई और उसे पागल का तमगा मिला। ठीक है, तो देखिए फिर ये बच्चों उसके बाद में खुरासान और कराचिल अभियान, ये चौथी योजना थी सुल्तान की, खुरासान अभियान। ये चौथी योजना थी सुल्तान की जो विफल हुई। जैसे सुल्तान क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का था, वो पागल नहीं था, वो शिक्षित और सुसंस्कृत व्यक्ति था, तो इसलिए सुल्तान ने मध्य एशिया में आई राजनीतिक शून्यता का लाभ उठाना चाहा। उस समय देखिए भारत का एक अखंड भारत था और भारत में बड़ा राज्य भारत का था, तो उस समय पर मध्य एशिया में राजनीतिक शून्यता, यानी वो बड़ी पैनी नज़र रखता था मोहम्मद बिन तुगलक अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर। तो उस समय पर क्या हुआ, खुरासान में तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जब अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर उसकी पैनी नज़र थी, उसे लगा कि जब उसे मध्य एशिया में कमज़ोर शासक लगा तो उसने ये अभिलाषा जाहिर की कि क्यों ना मैं मध्य एशिया को जीत लेता हूँ, खुरासान को जीत लूँ और इस प्रकार खुरासान को मैं अपने राज्य में मिला लूँ, जिससे कि मेरा एक तो राज्य बड़ा हो जाए और दूसरा मेरी सीमाएं सुरक्षित हो जाए। तो ऐसा कोई भी शासक हो तो वो अपने राज्य के लिए, अपने राज्य का विस्तार करने की इच्छा सभी की होती है। तो उसकी भी इच्छा थी, तो उसने खुरासान को जीतने की कोशिश की, लेकिन खुरासान में उसने तब जीतने की कोशिश की जब वहाँ पर एक कमज़ोर शासक था, यानी वहाँ पर जो कोई ताकतवर शासक नहीं था, और उसने उसके लिए सैनिकों की नियुक्ति कर ली और उन सैनिकों को 1 साल का नियुक्ति कर ली और उन सैनिकों को 1 साल का अग्रिम वेतन भी दे दिया, यानी उनको जो है ना एडवांस में सैलरी भी दे दी और उनको कह दिया भी खुरासान जीतने चलेंगे। लेकिन उसी दौरान क्या हुआ कि उसी दौरान मध्य एशिया में राजनीति में परिवर्तन आया, उसी दौरान मध्य एशिया की राजधानी में परिवर्तन आ गया और वहाँ पर एक फिर मजबूत शासक स्थापित हो गया। तो फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान को जीतने की जो अभिलाषा थी वो त्याग दी। उसे लगा कि भाई अब जीतने जाऊंगा तो मैं हार के आऊँगा, तो इसलिए उसने क्या किया, जो उसने सैनिक अपॉइंट किए थे उनको उसने बर्खास्त कर दिया, उनको कह दिया भाई नहीं, अब नहीं जा रहे हम युद्ध लड़ने के लिए। तो 1 साल का जो अग्रिम वेतन उनको दे रखा था उसने, इसके 2 इफेक्ट हुए। एक तो जो 1 साल की सैलरी उन लोगों को दे रखी थी, तो उनको जब सैलरी दे रखी थी तो एक तो राजकोष का वो पैसा मारा गया,
दूसरा, सैनिकों में भी असंतोष आया। उन्होंने कहा कि भाई पहले तो हमें अपॉइंट कर लिया, पहले तो हमें नौकरी दे दी, अब लड़ने नहीं चल रहे खुरासान में। तो इसलिए उनको क्या हुआ, इससे सैनिकों में असंतोष बढ़ा। तो ये खुरासान अभियान, लेकिन हम इस बात को में भी उस सुल्तान की गलती नहीं निकाल सकते, क्योंकि सुल्तान ने, हर कोई शासक चाहता है कि मेरे अंतर्राष्ट्रीय सीमा में वृद्धि हो, मेरा साम्राज्य का विस्तार हो। लेकिन क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात है तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मोहम्मद बिन तुगलक का कोई विश्वास नहीं था, ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय मामला था। तो जब वहाँ पर परिवर्तन हो गया तो उसने उस इच्छा को ही त्याग दिया कि मैं अब लड़ने नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो इस प्रकार से खुरासान का जो अभियान था ये भी उसका विफल हुआ। और इस प्रकार हमने देखा कि दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा और खुरासान अभियान भी एक एक करके उसकी योजनाएं विफल होती गई। और उसके बाद बच्चों फिर ये कराचिल अभियान है। देखिए, हिमालय पर्वत की तराई में, हिमालय पर्वत की तराई में, हिमालय पर्वत की तराई में कराचिल को जीतने के लिए उसने खुसरो मलिक के नेतृत्व में, खुसरो मलिक के नेतृत्व में मोहम्मद बिन तुगलक ने सेना भेजी। यानी कराचिल को जीतने के लिए, हिमालय पर्वत की तराई में जो कराचिल स्थित था उसको जीतने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में सेना भेजी। लेकिन वो खुसरो मलिक तिब्बत की ओर बढ़ गया और इस प्रकार उसकी सेना नष्ट हो गई। वो तिब्बत की ओर बढ़ गया, यानी और उसे इस तिब्बत की ओर बढ़ गया और उससे उसकी सेना नष्ट हो गई। और ऐसा करने के लिए उसे मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं कहा था, लेकिन वो मोहम्मद बिन तुगलक की इच्छा के खिलाफ वो तिब्बत की ओर बढ़ा और उसकी सेना समाप्त हो गई। यानी आपने देखा कि किस प्रकार से एक एक करके मोहम्मद बिन तुगलक की ये 5 योजनाएं विफल हो गई। जैसे पहले दोआब कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा और खुरासान अभियान और कराचिल अभियान। तो ये जो 5 योजनाएं थी, ये 5 की 5 योजनाएं एक एक करके मोहम्मद बिन तुगलक की विफल हुई और उसे पागल कहा गया। देखिए बच्चों, क्या उसे पागल कहना उचित होगा? तो देखिए भाई, पागल कहना उसे इसलिए उचित नहीं है क्योंकि वो तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का शासक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का शासक है और नवीन प्रयोग करने की उसकी आदत है। वो नवीन प्रयोग करता है, लेकिन वो प्रयोग एक एक करके उसके विफल हुए हैं, एक के बाद एक उसके प्रयोग विफल हुए हैं। मतलब दोष उसकी योजनाओं में नहीं है, दोष है उनको क्रियान्वित करने वाले अधिकारियों में। यानी जो उसके अधिकारी थे, उन्होंने जिन पर अधिकारी थे और जिन पर उन योजनाओं को लागू करने का जिम्मेदारी थी, उन लोगों ने सही प्रकार से काम नहीं किया और इस प्रकार से उसकी योजनाएं विफल रही और सही सूचनाएं उन्होंने सुल्तान को नहीं दी और उसकी एक एक करके योजना विफल रही। लेकिन इतना होते हुए भी हम मोहम्मद बिन तुगलक को क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं कि वो बिल्कुल वैज्ञानिक, उसकी कोई गलती नहीं है। तो हमारा मानना ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक शासक तो अच्छा था, उसका दृष्टिकोण भी अच्छा था, लेकिन वो शासक होने के साथ साथ में कुशल प्रबंधक नहीं था। यानी उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, उसके अधिकारियों पर अंकुश सही नहीं था। तो इसके कारण से उसे हम अच्छा कुशल प्रबंधक नहीं कह सकते। उसने अपना मैनेजमेंट अच्छा नहीं किया। योजनाएं तो बड़ी अच्छी थी उसकी सारी, लेकिन दुर्भाग्यवश वो योजनाएं विफल होती गई और उसे पागल कहा गया। ठीक है, तो हमने देखा, तो भाई हमने इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक और उससे आने वाले एग्जाम में सभी प्रश्नों को कवर किया। और एक बात और है, ये पागल करने की जो बात है, ये जो योजनाएं हैं, ये सब योजनाएं उसकी 1325 से लेकर 1335 तक है। यानी उसके शासन के प्रारंभिक 10 वर्षों की योजनाएं हैं। उसके बाद तो उसने 1351 तक एक लंबे अवधि तक शासन किया है। यानी फिर उसने आगे चल के 16 साल शासन किया है। तो ये तो शुरुआत की 10 सालों की योजनाएं हैं। उसके बाद तो उसने एक लंबी अवधि तक शासन किया, तो वो पागल कैसे हो सकता है? हाँ, ये है कि उसे विदेशी इतिहासकार उसे पागल कहते हैं। और कुछ योजनाएं हैं, कुछ योजनाएं इसलिए विफल रही कि अधिकारी ने जिम्मेदारी से काम नहीं किया। कुछ योजनाएं इसलिए विफल हुई कि प्राकृतिक रूप से प्रकृति पर उसके कोई अंकुश नहीं था। जैसे कि भाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति
खुरासान अभियान इसलिए विफल रहा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बदलाव आ गया, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आए बदलाव पर उसका कोई अंकुश नहीं था, वो कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। फिर दोआब में कर वृद्धि की बात है तो उस साल ही सूखा पड़ जाना, उस साल ही तो ऐसा, उस पर भी वो कुछ नहीं कर सकता था। तो बहुत सारी योजनाएं उसकी विफल, 5 की योजनाएं उसकी विफल होती है और उसे पागल बादशाह कहा जाता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पागल किसे कहा जाता है तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है अब आप इसको नहीं भूलेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक को, और इसको हमने अच्छी तरह से कवर कर लिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सुल्तान की तरफ, जो तुगलक वंश का जो अगला सुल्तान होगा उसको हम पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो सुल्तान है तुगलक वंश का, वो है फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक का जो शासन है वो 1351 से लेकर 1388 तक है, यानी उसने 1351 से लेकर 88 तक शासन किया है। मोहम्मद जो फिरोज शाह तुगलक है उसने शुरुआत में कुछ आर्थिक सुधार किए हैं, यानी जब वो शासक बना तो उसे याद किया जाता है उसके आर्थिक सुधारों के लिए, यानी उसने आर्थिक सुधार किए। कौन कौन से आर्थिक सुधार किए? तो सबसे पहले उसने नवीन राजस्व बंदोबस्त बनाया, यानी नवीन राजस्व बंदोबस्त का है उसने राज्य की आय का एक प्रमाणिक ब्यौरा तैयार कराया। भाई उसके राज्य की कितनी इनकम है इसके लिए उसने एक एस्टीमेट बनवाया, तैयार कराया, और इसकी जिम्मेदारी उसने दी ख्वाजा हिशामुद्दीन को उसने इसकी जिम्मेदारी दी। और उस समय की उसकी जो इनकम है, उसकी राज्य की आय 6.75 करोड़ टका आंकलित की गई, यानी ख्वाजा हिशामुद्दीन ने उसके राज्य की इनकम को बताया कि वो 6 करोड़ 75 लाख टका है उस समय पर। और जो उस समय पर जो राजस्व लिया जाता था वो मापन विधि पर राजस्व नहीं लिया जाता था। राजस्व मापन विधि से नहीं लिया जाता था, बल्कि कृषि के बंटवारे के आधार पर लिया जाता था। फसल का बंटवारा होता था। राजस्व मापन विधि पर राजस्व ना होकर फसल के बंटवारे पर आधारित था। तो आपने देखा, हमने इसको कवर कर दिया। उसके बाद भाई कृषि सुधार की बात करते हैं। तो जो फिरोज शाह तुगलक के जो कृषि सुधार है, कृषि सुधारों के अंतर्गत फिरोज शाह तुगलक ने 11 नहरें खुदवाई। कितनी नहरें खुदवाई? मतलब सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कृषकों को 11 नहरें खुदवाई, और लोगों को कृषि में अच्छी किस्म के बीज मुहैया कराए। 11 नहरें खुदवाई, और दिल्ली के आसपास उसने 1200 बाग लगवाए। तो ये 1200 बाग लगवाए उसने, और 11 नहरें खुदवाई थी। तो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है, जो पहला सुल्तान कौन है जिसने नहरें खुदवाई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक है। और अगर सबसे अधिक नहरें किसने खुदवाई दिल्ली सल्तनत में, तो वो फिरोज शाह तुगलक है। ठीक है, अब हम कर सुधार की बात करते हैं। देखिए कर सुधार में फिरोज शाह तुगलक ने शरीयत यानी इस्लामी कानून, शरीयत को स्थान दिया, शरीयत को महत्व दिया, और इसके तहत उसने 23 करों को समाप्त कर दिया, और उनके स्थान पर 23 करों को समाप्त कर उसने उनके स्थान पर 4 करों को आरोपित किया। उनके स्थान पर 4 कर को आरोपित किया, यानी 4 कर ही उसने लगाए थे। 23 कर थे, उनको समाप्त कर दिया, और उनके स्थान पर 4 करों को आरोपित किया। कौन कौन से 4 कर थे? तो खराज था, जजिया, जकात और खुम्बस। तो ये 4 कर थे जिनको उसने आरोपित किया था। ठीक है, और उसके बाद उद्योग धंधे की बात की जाए तो उसने अपने शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने 36 उद्योग धंधे दिल्ली में स्थापित किए थे। 36 उद्योग धंधे दिल्ली में, 36 कारखाने स्थापित किए थे, यानी उसने कारखानों पर भी जोर दिया था। ठीक है, अब मौद्रिक सुधार की बात है तो फिरोज शाह तुगलक ने मौद्रिक सुधार भी किया। उसने एक 6 जीतल का एक सिक्का चलाया, जिसको कहते थे ससगनी नाम का सिक्का चलाया था। ससगनी यानी 6 जीतल का एक सिक्का चलाया था, जिसको बोलते थे ससगनी। और उसने आधे जीतल का
एक सिक्का चलाया जिसको बोलते थे अद्धा, आधे जीतल का एक सिक्का चलाया जिसको बोलते थे अद्धा, और 1/4 जीतल का भी एक सिक्का चलाया जिसको उस समय पर कहा जाता था बिक। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए कि बताइए ससगनी सिक्का, अद्धा सिक्का और बिक सिक्का क्या थे, तो ये सब फिरोज शाह तुगलक के समय के मौद्रिक सुधारों के अंतर्गत सिक्के थे जो फिरोज शाह तुगलक ने जारी किए थे अपने शासनकाल में। देखिए शहरीकरण की बात करें तो भाई शहरीकरण भी किया फिरोज शाह तुगलक ने, और उस समय पर उसने शहरीकरण करते हुए कुछ शहरों की स्थापना की, जैसे फिरोजपुर की स्थापना की, हिसार की स्थापना की, हरियाणा में हिसार है, जौनपुर की स्थापना की और फिरोजाबाद की स्थापना की। तो ये कुछ शहर है जो उस समय पर फिरोज शाह तुगलक ने बसाए। तो देखिए इस स्लाइड पर क्या क्या हमने पढ़ा उसको हम एक बार देख लेते हैं। भाई नवीन बंदोबस्त, उसने राजस्व बंदोबस्त किया, यानी उसने राज्य की इनकम को प्रमाणिक ब्यौरा एक तैयार कराया और उसके लिए उसने ख्वाजा हिशामुद्दीन को तैनात किया, और उन्होंने उसकी इनकम, उस समय की राज्य की इनकम बताई 6.75 यानी 6 करोड़ 75 लाख टका बताई। और ये जो मापन विधि से उस टाइम पे राजस्व ना होकर उस समय फसल के बंटवारे पर यह आधारित था। ठीक है, कृषि के लिए उसने 11 नहरें खुदवाई हैं। तो बताओ फिरोज शाह तुगलक ने कितनी नहरें खुदवाई थी? 11। कर सुधार की बात करें तो शरीयत को उसने महत्व दिया, यानी इस्लामी कानून को कर सुधार में महत्व देते हुए 23 प्रकार के करों को समाप्त कर दिया और उनके स्थान पर केवल 4 कर ही रह गए। तो कौन कौन से? भाई खराज, जजिया, जकात और खुम्बस। ठीक है, उद्योग धंधे पर भी उसने बल दिया, तो उद्योग उसने 36 कारखाने खुलवाए। मौद्रिक सुधार की बात की जाए तो उसने ससगनी नाम का सिक्का और 1/2 जीतल का अद्धा और 1/4 जीतल का बिक नाम का सिक्का उसने जारी किया अपने समय में। और फिर शहरीकरण की बात करें तो कुछ शहरों की स्थापना उसने की, जैसे फिरोजपुर, हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद को उसने फिरोजाबाद शहर को उसने बसाया। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर बच्चों। तो जो नेक्स्ट स्लाइड है, तो फिरोज शाह तुगलक के कल्याणकारी कार्य, कुछ ऐसे कार्य भी थे जो फिरोज शाह तुगलक ने कल्याणकारी कार्य किए, जैसे रोजगार ब्यूरो। यानी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक के कल्याणकारी कार्यों में ऐसा दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने रोजगार दफ्तर खोला था, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोला था, रोजगार दफ्तर खोला था। तो रोजगार दफ्तर खोलने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था वो फिरोज शाह तुगलक, तो उसने रोजगार दफ्तर खोला था। गरीब और असहायों की सहायता के लिए दीवाने खैरात नाम की स्थापना की। देखिए दीवाने खैरात, खैरात का मतलब होता है दान, तो गरीब लोगों की सहायता करने के लिए और असहाय लोगों की सहायता करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात नाम के विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, वृद्धों के, देखो बूढ़े लोगों को पेंशन देने के लिए दीवाने इश्तियाक नाम के डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है दीवाने इश्तियाक क्या है, तो पेंशन विभाग है जो बूढ़े लोगों को और पेंशन देता था, नामक विभाग की स्थापना की थी। रोगियों के लिए फिरोज शाह तुगलक की कल्याणकारी नीतियों में उसने दारुल सफ़ा नाम का एक खैराती अस्पताल खोला था जहां पर रोगी फ्री में अपना, मुफ्त में अपना इलाज करा सकते थे। यानी फिरोज शाह तुगलक ने कल्याणकारी नीतियों में दारुल सफ़ा नाम का एक खैराती यानी फ्री का मुफ्त में इलाज करने का अस्पताल भी उसने चलाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ये दीवाने खैरात, दीवाने इश्तियाक तो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर बच्चों। देखिए फिरोज शाह तुगलक के अगर हम सार्वजनिक निर्माण कार्यों की बात करें तो उसने कुतुब मीनार की मरम्मत कराई थी। मैंने बताया था ना, कई बार पढ़ा है कि कुतुब मीनार के जो नींव रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, उसकी 3री मंजिल तक उसे बनवाया था इल्तुतमिश ने, और फिर आगे कुतुब मीनार की एक बार मरम्मत कराई किसने, तो मरम्मत कराई उसकी फिरोज शाह तुगलक ने, और आगे चल के सिकंदर लोधी ने भी उसकी मरम्मत में योगदान दिया है। यानी कई सुल्तान थे जिन्होंने कुतुब मीनार के निर्माण में भागीदारी निभाई है। तो इसमें इल्तुतमिश और अलाउद्दीन के मकबरों का जीर्णोद्धार कराया, उसके यानी कुतुब मीनार का तो उसने मरम्मत कराई, साथ में इल्तुतमिश के मकबरा और अलाउद्दीन के मकबरे का भी उसने जीर्णोद्धार कराया, उसे दोबारा बनवाया। सम्राट अशोक ने, मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने टोपरा और मेरठ में अशोक के स्तंभ बनवाए थे, उनको उठाकर फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले आया और उसने उनको दिल्ली में स्थापित कराया। यानी क्वेश्चन आएगा, बताइए दिल्ली सल्तनत का वो सुल्तान कौन था जिसने सम्राट अशोक के स्तंभों को मेरठ से और टोपरा से, सहारनपुर के पास टोपरा से उठवाया और उन्हें दिल्ली में स्थापित कराया था। तो वो कौन से थे, तो वो फिरोज शाह तुगलक था।
शिक्षा और साहित्य का संरक्षक भी था फिरोज शाह तुगलक। तो देखिए क्या किया उसने शिक्षा और साहित्य के संरक्षण में, तो उसने मदरसों का निर्माण कराया है और इतिहास लेखन का आश्रय दिया है। यानी ऐसे इतिहासकार थे जो उसके दरबार में रहते थे, जैसे बर्नी उसके दरबार में था और अफीक उसका संरक्षण दिया था। यानी बर्नी नाम के इतिहासकार और अफीक नाम के इतिहासकार को फिरोज शाह तुगलक ने अपने दरबार में संरक्षण दिया, उनको आश्रय दिया था। और ऐसा भी देखिए, दिल्ली सल्तनत का फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा सुल्तान है जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है और उस आत्मकथा का नाम है फतुआते फिरोज शाही। तो बताओ फतुआते फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है, या दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन है जिसने अपनी आत्मकथा लिखी? तो फतुआते फिरोज शाही का रचनाकार है स्वयं कौन? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो हमने इसमें ये पढ़ लिया। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की मरम्मत कराई, और दूसरा बर्नी और अफीक किसके दरबार में रहते थे, और फिरोज शाह ने अपनी आत्मकथा फतुआते फिरोज शाही की रचना की। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। अब बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति की। देखिए फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक इसे धार्मिक धर्मांध कहा जाता है, यानी इसे धार्मिक रूप से कट्टर कहा जाता है, यानी इसे धर्मांध शासक कहते हैं, क्योंकि इसने कुछ ऐसे कार्य किए जिसे इसे धर्मांध कहा जा सकता है। लेकिन इसकी धार्मिक नीति इसकी तत्कालिक राजनीति के वशीभूत थी, यानी उस समय जो तत्कालीन राजनीति की मांग थी उसकी आवश्यकताओं से प्रेरित थी इसकी। ये कट्टर था नहीं, इसे कट्टरता का कट्टर नहीं था, और इसने कट्टरता का दिखावा किया, प्रदर्शन किया। कैसे? देखो, ये धर्मांध शासक था, लेकिन क्योंकि इसकी राजनीतिक मजबूरियां थी, कुछ लोगों को इसे, जो कट्टर मुसलमान थे उन लोगों का इसे तुष्टीकरण करना था, उन्हें अपने में मिलाना था और उनका समर्थन प्राप्त करना था, इसीलिए इसने कट्टरता का दिखावा किया। और जबकि ये इतना, अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो ये कट्टर नहीं था। ठीक है, तो इसकी प्रशासनिक नीतियों में शरीयत को प्रधानता दी। इसने अपने शासन में, प्रशासन में, राज्य के चलाने में उसने शरीयत को महत्व दिया, यानी इस्लामी कानून को माना इसने उसमें। और इससे क्या हुआ कि शासन में धर्म की भागीदारी बढ़ी, और उससे धर्म की भागीदारी उससे बढ़ती है। तो इसने इस्लाम के प्रचार में विशेष रुचि ली, भाई इसने अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए विशेष रुचि ली। और ब्राह्मणों पर जजिया आरोपित किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, कि बताओ दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर आरोपित कर दिया था? उससे पहले जजिया लिया जाता था, लेकिन ब्राह्मण उससे एग्जेम्प्ट थे, उनको छूट थी, उनसे नहीं लिया जाता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने उन पर भी जजिया आरोपित कर दिया था। देखिए, उन पर भी जजिया आरोपित करने का फिरोज शाह तुगलक का क्या उद्देश्य था? अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, उसका उद्देश्य अपने कट्टर लोगों को खुश करना था। जो कट्टर मुसलमान थे, कट्टर उलेमा थे, उन लोगों को खुश करना चाहता था ब्राह्मणों पर जजिया लगाकर। ठीक है, तो इसलिए उसने ऐसा किया। उसके बाद हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में आगे पढ़ते हैं। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने कुछ ऐसी गतिविधियां की जिसे उससे धर्मांध कहा जाता है, तो उनको पढ़ते हैं। तो पहला क्या है? मुस्लिम महिला पर्दा प्रथा कड़ाई से थोपा, यानी उसने मुस्लिम महिलाओं को पर्दा करने के लिए प्रेरित किया और उन पर कहा कि कोई भी स्त्री, अगर मुस्लिम स्त्री है तो वो बुर्का पहनेगी, यानी वो अपने पर्दा प्रथा का पालन करेगी, यानी पर्दा प्रथा को आरोपित किया। दूसरा क्या किया? स्त्रियों के मजारों और दरगाहों पर जाने पर पाबंदी लगा दी, यानी कोई भी मुस्लिम स्त्री मजारों पर नहीं जाएगी और दरगाहों पर नहीं जाएगी, ये भी उसने पाबंदी लगा दी। और ऐसा आगे सिकंदर लोधी भी इसी को पालन करेगा, सिकंदर लोधी भी इसी को पालन करेगा, इसी को फॉलो करेगा आगे चलकर, यानी वो भी स्त्रियों के मजारों और दरगाहों पर जाने पर पाबंदी लगा देगा और स्त्रियों पर पर्दा प्रथा आरोपित करेगा। और इसने क्या किया भाई? इस्लाम का, एक ब्राह्मण ने इस्लाम का विरोध किया तो इसने ब्राह्मण को जिंदा जला दिया, यानी इस्लाम का विरोध करने पर ब्राह्मण को जिंदा जला दिया गया। हिंदुओं के मंदिर नष्ट किए, तो हिंदुओं के कई सारे ऐसे मंदिर थे जिसने नष्ट किए, जैसे जाजनगर का और ज्वाला देवी का मंदिर। तो हिंदुओं के मंदिर तोड़वाए। एक ब्राह्मण ने इस्लाम का विरोध किया तो उसे जिंदा जलवा दिया। स्त्रियों के मजारों और दरगाहों पर जाने पर पाबंदी लगा दी गई और स्त्रियों को पर्दा प्रथा में, पर्दे में रहने का आदेश दिया गया और उसे कड़ाई से पालन किया गया। यानी उसने, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे आप उसे धर्मांध कह सकते हो कि वो धर्मांध था।
लेकिन इन सब के बावजूद, ऐसे कार्यों के बावजूद, उसने कुछ ऐसे कार्य भी किए जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि वो धर्मांध था या नहीं। देखिए कैसे। हिंदू दर्शन में रुचि ली उसने, हिंदू दर्शन में रुचि ली। संस्कृत के ऐसे कई सारी रचनाएं थी जिसका उसने फारसी में अनुवाद कराया। वो संगीत का प्रेमी था, जबकि इस्लाम धर्म में संगीत को वर्जित माना जाता है, संगीत को प्रतिबंध होता है संगीत पर। जो कट्टर मुसलमान है वो संगीत को अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन उसने संगीत में रुचि ली। जैन मंदिरों को दान दिया। तो इन सब बातों को देखकर अगर हम दोनों को कंक्लूजन पर पहुंचे तो हम कंक्लूजन पर ये पहुंचेंगे, वो व्यक्तिगत रूप से धार्मिक कट्टर नहीं था, बल्कि कट्टरता का प्रदर्शन करना उसकी उस तत्कालीन राजनीति की मांग थी, और उसी के वशीभूत होकर उसने कट्टरता का प्रदर्शन किया। यानी उसकी राजनीतिक बाध्यता थी, उसकी राजनीतिक मजबूरी थी, जिसके कारण से वो कट्टर हो गया था। लेकिन वो अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो कट्टर नहीं था, क्योंकि उसकी मजबूरी थी कट्टरता का प्रदर्शन करना। देखिए, उसकी धार्मिक नीति की बात की जाए तो शरीयत पर आधारित धार्मिक नीति, उसकी जो ये धार्मिक नीति थी, जैसे उसने कट्टरता का प्रदर्शन किया, ये राज्य के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप पर चोट थी। और इससे जो कट्टर लोगों को, कट्टर मुस्लिमों को खुश करने के चक्कर में उसने बहुत सारे जो भारतीय समाज था उसको नाराज कर दिया। और शरीयत आधारित प्रशासन, उसने प्रशासन के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इस्लामी कानून को जगह दी। और इससे क्या हुआ, इन दोनों का प्रभाव उसके सल्तनत के पतन पर पड़ा। और इस तरह से फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली सल्तनत के पतन में भागीदारी दिखाई, यानी वो उससे आगे चलकर फिर दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हुई इससे। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों फिरोज शाह तुगलक के विभिन्न वर्गों के, भारत के विभिन्न समाज के विभिन्न वर्गों के साथ में फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रकार का व्यवहार किया, और किसके लिए उसने कौन सी नीति को अनुपालन किया, यानी कौन कौन सी नीति उसने किसके लिए अपनाई। देखिए भाई, फिरोज शाह तुगलक जो था, अमीर वर्ग, जो इलीट पर्सन थे, जो अमीर वर्ग था, उसको वो फिरोज शाह तुगलक ये चाहता था कि ये मेरे पक्ष में रहे, और उनका वो तुष्टिकरण करना चाहता था। इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने अमीर वर्ग को सभी सुविधाएं प्रदान की, और उन्हें सभी सुविधाएं प्रदान कर उन्हें उनका समर्थन प्राप्त किया, प्रदान की और उनका समर्थन प्रदान किया। तो अमीर वर्ग का उसने सभी प्रकार की सुविधाएं दी और उनका समर्थन प्राप्त किया। ऐसे ही उलेमा वर्ग, जो धर्म आचार्य लोग थे, उन धर्म आचार्य लोगों को भी फिरोज शाह तुगलक ने सभी प्रकार की सुविधाएं दी, सब उनको ऐशो आराम की ज़िंदगी दी, और उनके शरीयत के कानून को, प्रशासन में भागीदारी दी। और इस प्रकार से उसने कट्टर मुसलमानों को और उलेमा को खुश करने की कोशिश की। और इस प्रकार उलेमाओं ने भी फिरोज शाह तुगलक का समर्थन किया, और वो भी उससे खुश थे, यानी अमीर भी खुश थे और उलेमा वर्ग भी उससे बहुत प्रसन्न था, दोनों खुश थे। ठीक है, लेकिन इसका नकारात्मक पक्ष ये रहा कि इन लोगों को खुश करने के चक्कर में उसने राज्य के जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप था उसको उसने चोट पहुंचाई, और यही आगे चलकर दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण बना। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं भाई, उलेमा वर्ग में ये था कि उलेमा वर्ग के जो पद था, पद को उसने वंशानुगत कर दिया। यानी वंशानुगत करने का मतलब था कि एक के बाद उसका बेटा उलेमा बन सकता था, धर्म आचार्य बन सकता था। इससे हुआ ये कि दरबारों में योग्य व्यक्तियों का आना बंद हो गया और योग्यता को दरकिनार कर दिया गया, और वंशावली और वंश का ही बोलबाला हो गया। एक के बाद एक का पुत्र वंश दरबार में आता गया, और इस तरह से मेरिट को दरकिनार कर दिया गया, योग्यता को दरकिनार कर दिया गया। उसके बाद बात हम करते हैं फिरोज शाह तुगलक के सैनिक वर्ग के साथ उसने क्या व्यवहार किया। तो देखिए, सैनिक वर्ग में भी उसने ये व्यवहार किया कि सैनिकों को छूट दी गई और सैनिकों का समर्थन प्राप्त करने के लिए उसने कोशिश की। जैसे सैनिकों के पद को वंशानुगत कर दिया गया, और नगद वेतन के बदले में उसने भूमि देना शुरू कर दिया भाई। और हुलिया और दाग प्रथा का त्याग कर, जैसे पहले मैंने कहा था अलाउद्दीन खिलजी के समय में सेना का हुलिया रखा जाता था, और घोड़ों को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने उसको त्याग कर दिया। इस प्रकार आपने देखा कि भाई सैनिक के बाद वंशानुगत हो गया सैनिक का पद, सैनिक के बाद उसका बेटा सैनिक बन सकता था, और
अगर सैनिक के बाद उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, सैनिक का यानी बेटा नहीं होता था, यहाँ तक कि उसके दास को, उसके गुलाम को भी सरकारी सेवा में सैनिक के पद पर अपॉइंट कर दिया जाता था। लेकिन इससे सेना का स्तर गिरा, सेना का जो कौशल है वो प्रभावित हुआ और इससे सेना कमज़ोर हुई, और सेना कमज़ोर होने से सल्तनत काल भी कमज़ोर हुआ। सल्तनत जो दिल्ली सल्तनत थी वो भी कमज़ोर हुई, उसका भी पतन हुआ। यानी इस प्रकार उसने जो इन वर्गों के साथ में जो उसने जो नीतियां अपनाई उसका प्रभाव दिल्ली सल्तनत पर पड़ा, और ये उसके पतन का, दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण बनी। ठीक है, देखिए अगर हम दास वर्ग की बात करें तो ये जो दास वर्ग था, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था फिरोज शाह, जिसके समय में सबसे अधिक दास थे। और दास के लिए इसने एक डिपार्टमेंट बनाया था, दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान और दीवाने बंदगान, तो ये डिपार्टमेंट था जो दास वर्ग के गुलाम लोगों के वेलफेयर के लिए फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। और ये दीवाने बंदगान नाम का डिपार्टमेंट उसने दास वर्ग के लिए बनाया था। इससे दास वंश को उसने खूब सुविधाएं दी, उनको खूब दान दिए, उनके खूब परोपकार किया। लेकिन यही परोपकारी नीति आगे चलकर उसके राजकोष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, और इस तरह से उसके आर्थिक रूप से राज्य कमज़ोर हुआ, और वो फिर आगे चलकर दिल्ली सल्तनत का, उसकी ये पॉलिसी भी पतन का कारण बनी। ठीक है, तो बच्चों हम आगे पढ़ते हैं। और कौन सा वर्ग रह गया जिसके हाथ उसकी पॉलिसी पढ़नी है हमें? देखिए कृषक वर्ग की बात करते हैं, यानी कृषक वर्ग के किसानों के साथ में फिरोज शाह तुगलक ने क्या नीति अपनाई। देखिए कृषकों को भी वो खुश करना चाहता था, तो इसलिए इस खुश करने के चक्कर में उसने किसानों के ऋण माफ़ कर दिए, यानी जो किसान थे उनके सबके लोन माफ़ कर दिए। और शरीयत के अनुसार केवल 4 कर आरोपित किए गए। तो उसने कहा भाई करों में 23 प्रकार के जो कर थे, 23 जो कर लिए जाते थे, उन कर को समाप्त कर दिया। उनके स्थान पर शरीयत के अनुसार, यानी इस्लाम शरीयत के अनुसार केवल 4 करों को ही उसने आरोपित किया। तो अब 4 कर थे, ये कृषक वर्ग के साथ उसने व्यवहार किया। तो आपने देखा फिरोज शाह तुगलक को हमने पढ़ा, और मैंने फिरोज शाह तुगलक के सभी एस्पेक्ट्स को छूने की कोशिश की। और ये इससे अगर आप फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो मैंने ये हर बरसक प्रयास किया है जिससे कि वो क्वेश्चन कवर हो इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना और ज़बरदस्त आपकी इसमें हेल्प होगी। ठीक है, धन्यवाद। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।